अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, रियल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल इक्वेशन। इससे स्टूडेंट अक्सर घबराते हैं और इसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ देते हैं क्योंकि उनके समझ में नहीं आता कि इसका क्या कॉन्सेप्ट है और ये क्या कह रहा है। तो इनको आसानी के साथ समझते हैं इम्डिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनके मुख्तलिफ यूनिट पूछे जाते हैं या इनके ऊपर जो MCQs बनते हैं इनके कांस्टेंट के ऊपर या इनके स्टेटमेंट के ऊपर। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, रियल गैस इक्वेशन या वैन डर वाल इक्वेशन क्या चीज़ है। ये एक अल्टर्ड फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन का, या ये एक मॉडिफाइड फॉर्म है जनरल गैस इक्वेशन का। जनरल गैस इक्वेशन आप ऑलरेडी जानते हैं, जनरल गैस इक्वेशन जिसको हम PVNRT कहते हैं, PVNRT। ये इनका एक मॉडिफाइड फॉर्म है। इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें दो कांस्टेंट हैं A एंड B, और ये किस लिए है, टू रिमूव द डिविएशन ऑफ रियल गैसेस फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। ये दो कांस्टेंट इसमें पुट किए हैं वैन डर वाल्स ने, किस लिए कि जो रियल गैसेस डिविएशन करते हैं आइडियल गैस के बिहेवियर से। किस वजह से डिविएशन करते हैं, एक तो रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है जो कि KMT नहीं मानता, और सेकेंडली रियल गैसेस का वॉल्यूम होता है लेकिन KMT के मुताबिक उनको नेगलेक्ट किया गया है। तो इन दोनों की वजह से जो हमारे पास बॉयल लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रो लॉ है या PVNRT, तो ये गैसेस रियल गैसेस के ऊपर जो है कम्प्लीटली एप्लीकेबल नहीं है, 100% एक्यूरेसी के साथ रिजल्ट नहीं देते। तो यही दो वजूहात है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मालिक्यूल का और सेकेंडली उनका वॉल्यूम ऑक्यूपाई करना। अब जो है इनकी डेरिवेशन में हम क्या चेंजेस लेकर आएंगे, यानी क्या अल्ट्रेशन इसमें कर सकते हैं आप, या दहानी के लिए या इनका कंसेप्ट समझने के लिए इनके साथ ये एक्स्ट्रा जो मैंने लिखा है, जैसे PVNRT नंबर 1, इससे आप स्टार्ट लेंगे, ये इक्वेशन 1 होगा। ये P के साथ आप लिखेंगे नीचे आइडियल, कि ये जो प्रेशर है जब भी हम इनका जिक्र करेंगे तो इनके साथ ये आइडियल नीचे लिखा हुआ है। पेपर में आप पर लिखे या ना लिखे, लेकिन समझने के लिए आप जो है इन्हें लाजिमी इनके साथ लिखें। और यहाँ पर जो वॉल्यूम है इनके साथ आप लिखें फ्री। ये आगे चलकर हम बताएंगे कि V फ्री और P आइडियल क्या चीज़ है और रियल क्या होंगे, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर क्या होगा। तो नंबर 1 आप जनरल गैस इक्वेशन से स्टार्ट लेंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे आइडियल प्रेशर के साथ और वॉल्यूम के साथ फ्री। नंबर 1 हम प्रेशर का करेक्शन करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे इसके लिए और क्यों करना चाहते हैं। नंबर 1 हमारे पास जो ऑब्जर्व प्रेशर है, नंबर 1 प्रेशर आप जानते हैं कि प्रेशर किस चीज़ की वजह से बिल्डअप होता है, कि जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं तो इससे प्रेशर बिल्डअप होगा, यानी जब मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड होते हैं तो फिर वॉल ऑफ कंटेनर के साथ कोलाइड होंगे और यूनिट एरिया के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो इससे प्रेशर बनेगा। अब रियल गैसेस में क्या होता है कि वैन डर वाल कह रहा है कि जो हमारे पास ये कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है ये रियल गैसेस में इतना प्रेशर बिल्डअप नहीं करेंगे, क्योंकि आइडियल गैस तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं मानता, तो वो बहुत तेज़ी के साथ जो है वॉल ऑफ कंटेनर के साथ टकराएंगे तो ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस होगा। अब वैन डर वाल कह रहा है कि जो वॉल ऑफ कंटेनर के करीब जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनके एडजेसेंट जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इनको रियल गैसेस में क्या होगा कि उनको अट्रैक्ट करेंगे। तो जब इनको अट्रैक्ट करेंगे तो वो मॉलिक्यूल इतनी तेज़ी के साथ कोलाइड नहीं होगा वॉल ऑफ कंटेनर के साथ, तो इतना ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा रियल गैसेस में जो आइडियल गैस में एक्सपेक्ट किया जाता है। अब हम यहाँ पर आपने लिखा है P ऑब्जर्व, P आइडियल माइनस P डिक्रीज़, यानी आइडियल गैस का प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेगलेक्ट किया जाता है आइडियल गैस में। तो उससे जब हम डिक्रीज़ प्रेशर में जितना डिक्रीज़ आ रहा है अगर ये हम हटा दें तो ये ऑब्ज़र्व जो हमारे प्रैक्टिकली जो मुशाहिदे में आता है वो प्रेशर जो है किस चीज़ के बराबर है कि जब हम आइडियल गैस का जो प्रेशर है उससे प्रेशर में जो डिक्रीज़ आ रहा है किस वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो इसमें डिक्रीज़ आता है। तो अगर ये हम हटा दें तो हमें रियल गैस का जो प्रेशर है वो मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि हमें तो कुछ
डिक्रीज़ करना चाहिए, जैसे ये इक्वेशन है, तो हम 8 क्यों करते हैं कि हम फिर यहाँ पर P आइडियल किसके बराबर होगा, P डिक्रीज़ को हम इस साइड पर शिफ्ट करेंगे तो P ऑब्ज़र्व प्लस P डिक्रीज़, जितना प्रेशर में डिक्रीज़ आ रहा है और जो हमारे मुशाहिदे में आ रहा है ऑब्ज़र्व प्रेशर है, इनको ऐड करेंगे। ये इसलिए हम इस इक्वेशन को यूज़ करते हैं कि हम तो आइडियल गैस इक्वेशन में चेंजेस करना चाहते हैं, तो हम तो P आइडियल के लिए कैलकुलेट करेंगे कि इसका क्या रिज़ल्ट है, इनका क्या फार्मूला होगा। प्रैक्टिकली जो ऑब्ज़र्व प्रेशर है वो तो हमें पता चल गया कि हम अगर आइडियल प्रेशर से जो प्रेशर में डिक्रीज़ आ रहा है, अगर इस वैल्यू को हम मालूम करें तो और ये हम हटा दें आइडियल गैस से, तो प्रैक्टिकल प्रेशर जो है ऑब्ज़र्व प्रेशर ये हमारे पास P ऑब्ज़र्व इसके बराबर है। लेकिन हम इस तरह क्यों करते हैं कि P आइडियल हमारे पास फिर बराबर होगा, P डिक्रीज़ को हम उस साइड पर शिफ्ट करके P ऑब्ज़र्व के पास जो है ऐड कर देते हैं। ये P डिक्रीज़ क्यों ऐड करते हैं, इसलिए कि हम तो आइडियल गैस इक्वेशन में चेंजेस करना चाहते हैं, तो जो P आइडियल है यानी हम एक नया इक्वेशन नहीं बनाते, बल्कि हम तो इनका मॉडिफाइड फॉर्म आपको दिखा रहे हैं और ये है हमारे पास आइडियल। तो हम आइडियल प्रेशर के ऊपर ये हमारे पास इक्वल होगा ऑब्ज़र्व प्रेशर प्लस P डिक्रीज़। अब हमारा टारगेट ये है कि जो प्रेशर में जो जितना डिक्रीज़ आ रहा है इनको मालूम करना है, तो हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे। अब वेंडरवाल के मुताबिक ये P डिक्रीज़ जो है ये कंसंट्रेशन आप मालिकूल पर डिपेंड करता है। यहाँ पर ये एक ही किस्म के मालिकूल है, लेकिन हमने 2 A B मुख्तलिफ नाम दिए हैं सिर्फ इसलिए कि जो कोलाइडिंग मालिकूल है उनको A का नाम दिया और जो उनको पीछे से अट्रैक्ट कर रहे हैं इस कोलाइडिंग मालिकूल को, उनको B का नाम दिया। तो वेंडरवाल कह रहा है कि जितना वाल के करीब ये मालिकूल ज़्यादा होंगे, इनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, तो इतनी जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, तो इतनी ज़्यादा प्रेशर में डिक्रीज़ आएगा। जो प्रेशर में जो डिक्रीज़ आता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पर जो मालिकूल टकराने वाले हैं और इसके जो इनके पीछे जो मालिकूल मौजूद है इनको जो अट्रैक्ट करते हैं इनके कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितने यहाँ पर मालिकूल ज़्यादा होंगे उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, उतना ही प्रेशर जो है उसमें उतना ज़्यादा ही डिक्रीज़ आएगा। तो यहाँ पर कंसंट्रेशन A और कंसंट्रेशन B मालिकूल ये लिख दिए। अब हमारे पास कंसंट्रेशन का जनरल जब हम डिफिनीशन करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल पर यूनिट वॉल्यूम। जिस तरह आप 9 में मोलरिटी का फार्मूला पढ़ते थे, तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल पर DM³ ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन का हमारे पास N/V इनके बराबर है नंबर ऑफ मोल पर DM³ पर यूनिट वॉल्यूम। CA और CB के जगह पर हम NV ये पुट कर लेते हैं। ये मैंने CA के लिए लिख दिया और ये जो है CB के लिए ये लिख दिया। अब इनको आपस में आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास N²/V² ये आएगा। अब जब मैथमेटिकली हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, इक्वलिटी लगाते हैं, तो साथ में एक कांस्टेंट B पुट करते हैं। ये A यहाँ पर हमने कांस्टेंट पुट कर दी और इनको कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन B कहा जाता है। ये इनका नाम है, ये MCQs के लिए याद रखें। या इनके अलावा इनको वेंडरवाल्स कांस्टेंट B कहा जाता है। ये जो है अगर इनके ऊपर MCQs आ जाए, अब ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये डेरिवेशन पेपर से हटकर यानी आप MCQs के लिए MDCAT के लिए उसमें ये इनको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप पेपर में जब इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली ये लिख दें, इस चीज़ के लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ये आपके पास क्या रिलेशन है, ये डिटेल आपके बुक में नहीं है। MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से आप ये याद रखें कि A जो है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है। ये हर एक गैस के लिए मुख्तलिफ होगा। जिस गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनके लिए A की वैल्यू जो है ज़्यादा होगी। तो अगर आपको मुख्तलिफ टाइप के गैसेस दिए जाए कि इसमें A की वैल्यू किसकी कम होगी या किसकी ज़्यादा होगी, आप अरेंज करें, तो जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में एक स्ट्रांग बॉन्ड है, तो आप हाइड्रोजन बॉन्ड इनकी वैल्यू ज़्यादा होगी उस मालिक्यूल के लिए। A की वैल्यू डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये 4 सेकंड नंबर पर आता है, ये इनके लिए सेकंड नंबर पर इनकी वैल्यू होगी कम होगी। हाइड्रोजन बॉन्ड जहाँ पर मौजूद होगा उससे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की वैल्यू A के लिए कम होगी। तीसरे नंबर पर लंदन डिस्पर्जन फोर्स या इंड्यूस्ड डाइपोल,
ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ पर होगा, जहाँ पर हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्ड होगा HF के साथ, फ्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या इनके अलावा नाइट्रोजन के साथ। ये 3 एलिमेंट हैं FON। डाइपोल डाइपोल जितने भी पोलर मालिकूल है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होगा तो हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का नाम देंगे। और लंडन डिस्पर्शन फोर्स या इंड्यूस डाइपोल जितने भी नॉन पोलर मालिकूल है ये उसमें पाए जाता है, तो ये तीसरे नंबर पर होगा। अब अगर ये दोनों अगर एक जैसे सारे पोलर हो या सारे नॉन पोलर हो तो फिर आप साइज़ के लिहाज से अरेंज करेंगे। जिस मालिकूल का साइज़ ज़्यादा होगा उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या लंडन डिस्पर्जन फोर्स ज़्यादा होगा। अगर तीनों गैसेज ऐसे हो कि आपके पास सब में हाइड्रोजन बॉन्ड मौजूद है तो फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के हवाले से इनको अरेंज करेंगे। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड सबसे स्ट्रांग होगा। जैसे HF का हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो फोर्स होगा उससे ये स्ट्रांगर होगा, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच में जो बनेगा वो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। यहाँ पर जो दिखाया है हाइड्रोजन बॉन्ड दूसरे मालिकूल के साथ, जैसे ये नाइट्रोजन पार्शियली नेगेटिव तो दूसरे मालिकूल के हाइड्रोजन से जब ये इंटरेक्शन करेगा तो ये हमारे पास ये 3rd नंबर पर होगा। तो जब सारे के सारे हाइड्रोजन बॉन्ड जिसमें मौजूद हो जिस गैसेस में, फिर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेस पर इनको अरेंज करेंगे। तो ये था हमारे पास वॉल्यूम करेक्शन। P डिक्रीज़ की ये वैल्यू आ गई, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है P डिक्रीज़ में, ऑब्ज़र्व के साथ ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगा P आइडियल इक्वल टू P ऑब्ज़र्व AN² V²। ये आपके पास इक्वेशन 4 ये रेडी है। ये लास्ट में हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। ये प्रेशर का करेक्शन हुआ और इनका रिज़ल्ट और काजेज़ हमने आपको बता दिए कि प्रेशर में क्या मसला था। फिर रिवाइज़ करते हैं कि रियल गैसेस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है तो वो इतना प्रेशर बिल्ड अप नहीं करेंगे क्योंकि वो मालिकूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन आइडियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को नेगलेक्ट किया जाता है तो बहुत ज़्यादा फोर्स के साथ टकराएंगे तो उनका प्रेशर ज़्यादा होगा रियल गैसेस के निस्बत। तो रियल गैसेस के ऊपर इसलिए ये 100% रिजल्ट नहीं देता, तो इसलिए वेंडरवाल ने उसमें ये फैक्टर जो है ऐड कर दिया AN² V², तो अब ये जो है सही रिज़ल्ट देगा। अब बारी आती है वॉल्यूम करेक्शन की। तो वॉल्यूम में क्या मसला है, तो इनको समझते हैं अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो हमारे पास फ्री वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इनको कंसिडर किया जाता है। यानी वी फ्री का क्या मतलब है कि वो वॉल्यूम जो गैस के मूवमेंट के लिए अवेलेबल हो उनको वॉल्यूम फ्री कहा जाता है। तो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक गैस का वॉल्यूम तो नेग्लिजिबल है, वो तो मानते ही नहीं है उसको, तो इसलिए केएमटी के मुताबिक जितना कंटेनर का वॉल्यूम है वो तमाम का तमाम जो है अवेलेबल है मॉलिक्यूल के मूवमेंट के लिए। यानी वी फ्री वी वाले कंटेनर या वेसल ये दोनों जो है बराबर हैं। अब मसला क्या है, वेंडरवाल के मुताबिक वो कह रहा है कि रियल गैसेस तो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, यानी वी फ्री एक अलग चीज़ है। इसको जब मालूम करेंगे तो ये कंटेनर टोटल कंटेनर का वॉल्यूम है, इनसे जब हम ये बी वॉल्यूम यानी जब हम वॉल्यूम गैस को कंप्रेस करते हैं तो ये मॉलिक्यूल कुछ ना कुछ रियल गैसेस जो है जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इसको हमने नाम दिया बी। और ये बी जो है ये इनको इफेक्टिव वॉल्यूम, कोवॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है इसको। तो वेंडरवाल कह रहा है कि ये टोटली आपके पास ये जो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है इनसे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ये जो है इनसे आप बी हटा दें तो आपके पास वी फ्री रह जाएगा। यानी वी फ्री जो है आपके पास आप कंटेनर से जो ये बी हटाएंगे तो वी फ्री आपके पास ये रह जाएगा। यानी ये वी फ्री और जो वी कंटेनर है कंटेनर का वॉल्यूम ये पूरा अवेलेबल नहीं है गैस के मूवमेंट के लिए। गैस के मॉलिक्यूल ख़ुद इतना जगह ऑक्यूपाई करते हैं, तो अगर हम
इनको हटा दे कंटेनर से, ये भी इतना वॉल्यूम गैस खुद ऑक्यूपाई कर रहा है, अगर इनको हम हटा दे तो ये जगह मूवमेंट के लिए है। तमाम कंटेनर गैस के मालिक्यूल के मूवमेंट के लिए अवेलेबल नहीं है, इतना जगह तो गैस मालिक्यूल खुद भी ऑक्यूपाई कर रहा है, लेकिन आइडियल गैस ने उनका वॉल्यूम नेगलेक्ट किया था, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जितना भी कंटेनर का वॉल्यूम है वो तमाम का तमाम जो है अवेलेबल है मालिक्यूल के मूवमेंट के लिए। लेकिन वैन डर वाल कह रहा है कि रियल गैसेस कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, जिसको बी का नाम दिया, और इनको इफेक्टिव वॉल्यूम, को वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कहा जाता है। इनको जब कंटेनर के वॉल्यूम से माइनस करेंगे तो बाकी जो आपके पास बचेगा ये मूवमेंट के लिए है, गैस के मालिक्यूल के मूवमेंट के लिए सिर्फ ये जगह अवेलेबल है। तो वॉल्यूम के करेक्शन के लिए हमने यहाँ पर लिखा है कि वैन डर वाल के मुताबिक फ्री वॉल्यूम जो है ये इक्वल है कंटेनर के वॉल्यूम से आप बी हटा दें, ये वॉल्यूम जो खुद गैस ऑक्यूपाई कर रहा है इनको हटा दें। अगर इस इक्वेशन को हम 1 मोल के लिए लिखेंगे तो इसमें n ऐड कर देंगे 1 मोल के लिए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगा। ये था वॉल्यूम का करेक्शन, और ये है आपके पास प्रेशर का करेक्शन। आपको इक्वेशन 4 और 5 दोनों रेडी है इक्वेशन नंबर 1 में रखने के लिए, जनरल गैस इक्वेशन में रखने के लिए। तो मैंने दोबारा यहाँ पर पेपर में आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने दोबारा यहाँ पर ये जनरल गैस इक्वेशन लिख दी। तो ये पी आइडियल जो है इनके जगह पर हमने लिख दिया पी ऑब्जर्व प्लस ए एन स्क्वायर ओवर वी, और ये जो वॉल्यूम फ्री है इनके जगह पर हमने लिख दिया वी माइनस एन बी, और एन आर टी अपने जगह पर ठीक है, इनको वापस जो है उसी तरह लिखा। अगर ये इक्वेशन हम 1 मोल के लिए लिखेंगे तो इनके जगह पर आप 1 रख दें, तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा ए ओवर वी स्क्वायर, और यहाँ पर वी माइनस बी, और ये जो है आपके पास ये एन हटा दे तो ये हो जाएगा आर टी, ये 1 मोल के लिए। अब जो है अगर आप फिर भी भूल जाते हैं कि हम ये क्यों प्रेशर में जो है एडिशन करते हैं और वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप आसान सी ट्रिक जो है ये यूज़ करें कि आपके पास रियल गैसेस का जो प्रेशर है ये तो आप मानते हैं कि ये कम होता है अट्रैक्शन की वजह से, आइडियल गैस का जो प्रेशर है वो ज़्यादा होगा। तो हम तो आइडियल इक्वेशन में चेंजेस करना चाहते हैं, तो जब आप रियल गैस से पी रियल से पी आइडियल की तरफ जाएंगे, यानी पी रियल को आपको बराबर करना होगा पी आइडियल के, तो ये पी रियल तो कम है, तो इसमें आपको ए ओवर एन स्क्वायर वी स्क्वायर इसकी एडिशन करनी पड़ेगी। और जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो रियल गैस तो फिर भी कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, आइडियल गैस के लिए तो वो 0 मानते हैं। तो आप तो आइडियल गैस इक्वेशन में चेंजेस करना चाहते हैं, तो जब आप रियल गैस से आइडियल की तरफ जाएंगे तो आपको कुछ माइनस करना पड़ेगा। तो हमने माइनस एन बी ये फैक्टर जो है ये माइनस किया, और जो ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर था ये प्रेशर में ऐड किया, तो इससे आप जो है याद रख सकते हैं। इनके अलावा आप यहाँ पर टेक्स्ट बुक के हिसाब से यहाँ पर जो है इनको ख़त्म कर सकते हैं पेपर के लिए, लेकिन अगर इम्टिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से इनके ऊपर यूनिट के बारे में ज़िक्र किया जाए, या जो जिस तरह हमने ए के लिए एक ऊपर MCQs का जिक्र किया, इसी तरह अगर बी के मुतालिक आ जाए कि बी किस चीज़ के बराबर है, तो बी जो है वॉल्यूम ऑफ मालिक्यूल है, 1 मालिक्यूल। लेकिन जिस तरह हर एक मालिक्यूल का स्ट्रक्चर मुख्तलिफ होगा, लेकिन इस चैप्टर में KMT के मुताबिक हम जो है हर एक मालिक्यूल को एक स्फीयर जो है कंसिडर करते हैं, और स्फीयर का जब मैथमेटिकली हम फार्मूला इनके ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं पूर्ववर्ती पाई आर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पर ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर ये 4 जो है ये कहाँ से आया, ये 4 जो है हम यहाँ पर क्यों रखते हैं। तो इनको समझते हैं कि 4 ये कहाँ से आता है। नंबर 1, ये इक्वेशन जब आप 1 मोल के लिए लिखेंगे तो आपके पास ये तो स्फीयर की वजह से आया, ये तो मैंने बता दिया पूर्ववर्ती पाई आर क्यूब, और Na जो है ये 1 मोल के लिए लगा दिया, और 4 अपने जगह पर मौजूद है। 4 को जो है सॉल्व करते ये b की वैल्यू आ जाएगी। अगर b के ऊपर MCQs आ जाए कि b का क्या फार्मूला है, b खुद जो है किस चीज़ के बराबर है, तो ये 1 मोल के लिए ये फार्मूला होगा और 1 मालिक्यूल के लिए ये फार्मूला होगा। लेकिन हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि 4 कहाँ से आए, ये तो स्फीयर इनके जो है इनका फार्मूला है मैथमेटिकली, तो ठीक है ये। अब जो है आप इनको देखिए कि 4 कहाँ से आया।
हमारे पास जब गैस को हम कंप्रेस करते हैं तो मालिक्यूल के ऑर्बिटल ओवरलैप तो कर नहीं सकते, वो एक मखसूस लिमिट तक जो है इस तरह एडजस्ट हो जाएंगे। तो इस दोनों न्यूक्लियाई के बीच में, दोनों मालिक्यूल के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये है 2r डिस्टेंस है। हम इस r की जगह पर 2r पुट कर देंगे। दो मालिक्यूलों के लिए हम ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो हम r के जगह पर 2r रख देंगे। अब इनको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 8 आएगा, r³ आएगा। 8 को हमने यहाँ पर पहले स्टार्ट में लिखा और ये पूर्ववर्ती पाई r³ इनको दोबारा लिखा। अब ये कैलकुलेशन जो था ये दो मालिक्यूल के लिए था कि जब दो मालिक्यूल जब इनको कंप्रेस किया जाता है और एक दूसरे के करीब आएंगे तो एक मखसूस लिमिट तक एक दूसरे के साथ जो है एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं होगा कि उसके ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, क्योंकि एक मालिक्यूल की न्यूक्लियाई दूसरे मालिक्यूल के न्यूक्लियाई को भी रिफिल करता है और एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को भी रिफिल करता है, तो उससे ज़्यादा वो ओवरलैप नहीं होंगे। तो मैथमेटिकली इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 2r होगा। अब हम अगर ये फार्मूला एक मालिक्यूल के लिए लिखना चाहें तो इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये तो आया दो मालिक्यूल के लिए 8 पूर्ववर्ती 5r³, तो इनको 2 से डिवाइड करेंगे। जब एक मालिक्यूल के लिए मैं वैल्यू जो ये लिखा है एक मालिक्यूल की जो फार्मूला है, तो यहाँ पर 4 कहाँ से आया, जब इनको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 4 पूर्ववर्ती πr³। और जब इनको एक मोल के लिए लिखेंगे तो यहाँ पर Na लगा देंगे जैसे हमने ये किया। तो ये 4 इंशाल्लाह आपके समझ में आया होगा कि 4 कहाँ से आया। इनके अलावा अगर इनके यूनिट के ऊपर MCQs आ जाए कि A जो है कोएफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन, इनकी यूनिट क्या है या B की यूनिट क्या है, तो इनकी यूनिट हम किस तरह डिराइव कर सकते हैं। B का फार्मूला हमें मालूम है कि AN² V², तो A को अपनी जगह पे छोड़ दे और इसको जो है मैथमेटिकली शिफ्ट कर दे तो n² डिनोमिनेटर में आ जाएगा और V² को हम ऊपर लिख देंगे। अब अगर आपने प्रेशर के लिए पास्कल यूनिट यूज़ किया और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब, तो इनके ऊपर स्क्वायर मौजूद है। ये आपके पास जो है स्क्वायर के पावर के ऊपर जब पावर हो तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इससे आया m⁻⁶ और यहाँ पर पास्कल अपनी जगह पर मौजूद है और नीचे नंबर ऑफ मोल के लिए ये स्क्वायर लगा दिया। तो ये आपके पास एक यूनिट तो ये बना कि पास्कल मीटर पावर 6 मोल इनवर्स स्क्वायर, या इस तरह डिवाइड की निशान लगा दे, या डायरेक्ट भी आप इनके साथ इस तरह लिख सकते हैं मोल इनवर्स स्क्वायर ये रख दे। इसकी जगह पर अगर हम न्यूटन मीटर ये यूनिट यूज़ करें पास्कल के जगह पर, मुख्तलिफ ऑप्शन हो सकते हैं, आप MCQs के ऑप्शन के मुताबिक उनको चूज़ कर सकते हैं। अगर इस तरह पास्कल के जगह न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आ जाए और इनको मीटर क्यूब रखे तो ये आपके पास जो है ये 6 और यहाँ पर जो है ये मीटर इनवर्स स्क्वायर, तो 2 मीटर जो है इनके साथ कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर 4 रह गया, न्यूटन अपनी जगह पर, तो न्यूटन मीटर पावर 4 ये, और ये नीचे जो है पर मोल स्क्वायर, या इनको भी आप इस तरह लिख सकते हैं कि मोल इनवर्स स्क्वायर, ये इनका एक और ये यूनिट आ जाएगा। या इनके जगह पर अगर हम प्रेशर का यूनिट ATM लगा दें और यहाँ पर लीटर स्क्वायर लगा दें, तो ATM लीटर स्क्वायर ये जो है लीटर स्क्वायर वॉल्यूम के लिए और ATM प्रेशर के लिए, और नीचे जो N है n², इनके लिए मोल इनवर्स स्क्वायर यहाँ पर रख देंगे। तो ये यूनिट भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। इनके अलावा इसमें और मज़ीद आप चेंजेस करेंगे तो लीटर स्क्वायर के जगह पर DM6 रख दें, DM³ को जब स्क्वायर लेंगे तो DM6 आएगा। इसी तरह B का जो है किस तरह यूनिट डिराइव करेंगे, टोटल इक्वेशन हमारे पास इक्वल है V - NV = 0। अब इनका यहाँ पर जो माइनस साइन है इनको ख़त्म करने के लिए इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो -V + NB ये आपके पास जो है प्लस हो जाएगा और ये जगह जो है माइनस, तो ये इक्वेशन बन जाएगा। अब हमें B जो है इसको अपने जगह पे छोड़ दें और V को साइड पर शिफ्ट करके प्लस हो जाएगा, और ये इनके पास N जो है प्रोडक्ट फॉर्म में है तो इस साइड पर आकर डिनोमिनेटर में चला जाएगा डिवीज़न में, तो ये B का ये फार्मूला बना। अब वॉल्यूम के लिए आप DM³ रख दें और N के लिए मोल इनवर्स रख दें, तो ये यूनिट भी ठीक है। अगर वॉल्यूम के लिए आप मीटर क्यूब रखेंगे तो और मोल इनवर्स अपने जगह पर आ जाएगा, तो मीटर क्यूब
मोल इनवर्स ये यूनिट भी ठीक है और डी एम क्यूब मोल इनवर्स ये यूनिट भी ठीक है। थैंक यू।